सारा आकाश उपन्यास के अध्याय 8 में आपका स्वागत है। सॉरी, पिछले वीडियो में हमने जाना कि समर किस प्रकार अपने पुरानी बातों को याद करता है और प्रभा की निगाहों में अपने आप को गुनहगार समझता है। ऑफिस से आकर के बहुत सारा काम काज करते हुए प्रभा को देखता है तो उसे लगता है कि मैंने इस युवती की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी है। चलिए आगे हम देखें। थकान भी अपना एक अजब नशा होता है। यही देखिए, इम्पोर्टेंट लाइन क्या होगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो लगता है यही लाइन दी जा सकती है। थकान भी अपना एक अजब नशा होता है, यही दे दिया जाएगा। अब आप खोजते रहिएगा तो आप पढ़िएगा तब आपको मालूम रहेगा, है ना। अपनी कोठरी के सामने वाली छत पर मैं एक छोटे से खटोले पर इस तरह पड़ा था जैसे पानी पर रखी नाव पर पड़ा हूँ। खटोला कहते हैं जो छोटी खटिया होती है, कॉट, तो उसको खटोला कहा जाता है। उस मतलब कम हाइट की होती है, ठीक है, और कम हाइट भी होती है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों छोटी होती है ना। सिर नीचे लटक रहा था, हाथ अलग फैले और पांव जमीन पर टिके थे, जैसे सारे अंग निर्जीव होकर झूल रहे हों। नीचे सब लोगों के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। अब अमर की शादी होगी। जैसे ही घर में कदम रखा कि परिचित आवाज़ को सुनकर चौंक गया। बैठक में ज़रा सा झांक कर देखा, मामा जी थे। आश्चर्य हुआ। मेरी शादी के बाद वे अब आए थे। नाराज़ हो गए थे, जरा सा झिझका और ऊपर चला गया। तभी नीचे से आवाज़ आई, अरे समर, तू तो हमसे मिला ही नहीं बेटे। उनको शायद मेरे आने की खबर मिल गई थी। बड़ी अनिच्छा से उठकर नीचे आया। वे बैठक में ही बैठे थे, शायद नाराज़गी के कारण भीतर नहीं आए थे। मैंने चरण छुए तो उन्होंने बाहों में भरकर पास ही बिठा लिया और बाबूजी से बात करते रहे। ठीक है, समझो ठाकुर साहब, जो कुछ आपको करना धरना है सो खुद ही देखिए भालिए। लड़की मेरी निगाह में थी सो मैंने बता दी, क्योंकि बात ऐसी है जी, आदमी करता अच्छे के लिए और समझा बुरा जाता है। समर की शादी में जीजा जी ने जो कुछ कहा, मेरे लिए तो डूब मरने को उतना ही काफ़ी है। वे बाबूजी की बात का गुस्से से जवाब देते हुए बोले। बाबूजी मूढ़े पर बैठे बैठे तरह तरह के मुंह बनाते दिया सलाई से कान का मैल निकाल रहे थे। लगता था बलपूर्वक अपने को व्यस्त बनाए रख रहे हों। आखिर उंगलियों से कान झाड़ कर बोले, अरे छोड़ो, तुम भी क्या औरतों की बात पर ध्यान देते हो चंदन जी। इन लोगों को कुछ और काम तो है ही नहीं। उठाई जबान, इधर दे मारी, उठाए उधर दे मारी। फिर मुलायम स्वर से समझाते हुए से बोले, लड़की तुमने देख ही ली होगी, कुल खानदान कैसा है, जरा खुलासा तो करो। तो फिर किस लड़की के बारे में बातें हो रही हैं? मैं चुपचाप सुनने लगा। सो बात झूठी है। दोनों हाथ कंधों के ऊपर मोर के पंखों की तरह फैलाकर वे बोले, लड़की तुम देख लो, अमर को दिखा लो और 2-4 मोहल्ले पड़ोस वालों को दिखा लो। सारी बातें आप खुद ही करो साहब। मुझसे तो उन्होंने बातचीत करने को कहा, 3 दिन पड़े रहे, मजबूर कर दिया तो आ गया हूँ, और कुछ मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो इतना मैंने प्रकरण इसलिए पढ़ दिया कि आपको मालूम रह गया। जो अध्याय 8 शुरुआत है, इसके आरंभ में अमर के विवाह की जो है चर्चा चल रही है। अमर कौन है भाई? अमर जो है समर का छोटा भाई है। समर से छोटा अमर, और अमर से छोटा जो है कुंवर है। इस बात को हमें ध्यान देना है। कितने भाई थे वो? कितने भाई थे? तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा कि वे कुल कितने भाई थे? 5 भाई थे। ठीक है, धीरज सबसे बड़ा भाई, फिर समर, फिर अमर, फिर कुंवर, 4 भाई थे। ठीक है, 4 भाई थे और एक बहन थी। बहन का नाम क्या है? मुन्नी है। ठीक है, हमने शुरुआत में पढ़ा है। ठीक है,
आगे अंतिम समय में भी उसकी चर्चा जो है यहाँ उपन्यासकार ने की है और उसको उसकी मृत्यु की खबर आती है। ठीक है, अब हम तो इसलिए मैंने आपको कह दिया है। ठीक है, अब हम आए जो हमारी इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मुझे इसको किसी भी तरह करके ख़त्म करना है। देखिए, मामा जी वही सब बात लेकर के समर को समझाते हैं कि तुम पिताजी से अपने ऐसे कैसे बात किए, क्योंकि समर अब हमने पढ़ा ही है कि समर अब अलग होने की सोच रहा है, अपनी पत्नी को ले करके अलग होना चाहता है, क्योंकि वह महसूस कर चुका है कि जितना वह कमाता है उस कमाई में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है, परिवार का खर्च नहीं उठा सकता है। इसलिए वह सोच रहा है कि वह अपने खुद का ही खर्च निकाल ले, परिवार पर बोझ ना बने। ठीक है, और इस सिलसिले में बहुत बार उसकी जो है पिता के संग जो है बहस हो जाती है, और वह पढ़ना चाहता है, पिताजी नहीं चाहते कि वह आगे की पढ़ाई करे, क्योंकि वह पिताजी का कोई जो है सहयोग नहीं कर पा रहा है ना। तो देखिए, अब इतना मामा जी समझाते हैं तो समर जो सोचता है अपने पिताजी के बारे में, वह लाइन हमने यहाँ इम्पोर्टेंट समझकर अंडरलाइन की है। आप देखिए, मेरा व्यवहार उनके प्रति सचमुच कितना उपेक्षापूर्ण और गलत रहा। यह कैसे है? तो भैया, यह जब मामा जी समझाते हैं समर को कि पिताजी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी हो तुम्हारे पिता हैं, तुमने खुद जो है तुम हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अच्छी तरह समझते हो, हैं? वो जो लड़की है प्रभा के बारे में कहते हैं कि अलग खानदान से आई है, और तुम्हारा उनके साथ रिश्ता हो गया, उसके साथ रिश्ता हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि माँ बाप से रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। अमुक अमुक बातें हैं। ठीक है, तो एक तरफ मामा जी ऐसी बात कहते हैं, समझाते हैं बेटा अब तुम पढ़ने को, कौन नहीं पढ़ना चाहता बेटे, लेकिन भैया सब कुछ अपने घर की हालत देखकर होता है। कहावतें कहते हैं तेते पाए पसारिए जेती लंबी सौर। ठीक है, तो बताते हैं कि तुम्हारा भी अपना फर्ज है। अब बाबूजी बीच में टपक देते हैं कि बाबूजी बताते हैं कि तुम पूजा पाठ धर्म कर्म सब छोड़ दिए हो, अलग अलग रास्ते पे जा रहे हो, है ना, क्योंकि समर अब हमने पढ़ाई की छुट्टियाँ कटा दी, मंदिर जाना बंद कर दिया, संघ के कार्यक्रम में जाता ही नहीं है ना। एक तरह से शिरीष भाई के संपर्क में आकर के वह एक तर्कशील जो है रेशनलिस्ट जिसको कहते हैं हो गया, है ना। तो इस तरह कहते हैं, बताने लगते मामा जी हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर कितना जुल्म हुआ, कितना अत्याचार हुआ, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म पर कायम रहे। और तुम बेटा ऐसे कर रहे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख करके ऐसा करोगे, है ना। यह अमुक अमुक बातें होती हैं। ठीक है, तो हम फिर आए इम्पोर्टेंट लाइन जो है, समर जो है इन सब की बात सुन करके गुस्सा हो जाता है और मामा जी से कहता है, मामा जी से तो नहीं कहता लेकिन अपने रव में कहता चला जाता है, बड़े आए हैं हमें धर्म समझाने वाले, है ना। कहाँ जाता है, ये ऊपर चला जाता है और चाहता है पिताजी का जवाब दे दे। पिताजी जब मामा जी के साथ बातचीत में बीच में बोलते हैं, लेकिन वह आवेश में आकर के पत्नी प्रभा के पास चला आता है और उसी से कहता है। ठीक है, बड़े आए हमें धर्म समझाने वाले, पहले खुद तो समझ लो, धर्म का नाम ले लेकर मार दो आदमी को, दुनिया किधर जा रही है उसे देखने मत दो, बस मंदिर में बैठकर खरताल बजाया करो, सारे काम खुद हो जाएंगे, भगवान कर देगा। कोई भी अकल की बात कहो तो नास्तिक कह कर काट खाने को दौड़ो। ये हमारे समाज का आज भी जो है रीति रिवाज है। ये बातें जो है जो साहित्यकार लिखते हैं, साहित्यकार आसमानी बातें नहीं लिखते हैं, समाज में जो सत्य है उस सत्य को ही साहित्यकार क्या करते हैं, हमारे सामने ले आते हैं, उसको उजागर करते हैं, है ना। वही काम जो है यहाँ किया। मैंने पहले ही बताया कि ये संघ के विरोधी हैं, धर्म का जो एक आवरण है उसके विरोधी हैं। कौन? ये आपके कौन भाई, राजेंद्र यादव जी, है ना। तो इसलिए इनके यहाँ जो है इसका विरोध मिलेगा। और रेशन देखो, एक आत्मकथात्मक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली में लिख करके समर को भी अपना एक रूप जो है दिखाया उन्होंने। समर है जो परंपरावादी रूप है
और उन्हीं लेखक का दूसरा रूप क्या है, शिरीष भाई है, जो आज का आधुनिक युवक है, जो आधुनिक सोच रखता है, नए समाज में जीना चाहता है, नई विचारधारा के साथ रहना चाहता है, उस कुठन में कुंठाग्रस्त जीवन को नहीं जीना चाहता है ना। देखिए यहाँ फिर वही बात आती है कि जबान उसकी तीखी हो जाती है, गुस्सा होता है, अपने गुस्से को जाहिर करता है। प्रभा कहती है तुम्हारा मतलब तुम्हारी जबान तो खराब हो गई, तुम ऐसे बातें करो जैसे बूढ़े लोग गाली देते हैं, बूढ़े लोग ऐसे बातें करते हैं, क्योंकि उसे बहुत सारा गुस्सा जो है उस प्रेस वाले पर आ रहा है, क्योंकि प्रेस की कमाई में उसे कितनी तनख्वाह मिल रही है, 75 रुपए, और 75 रुपए में उसका कुछ होने वाला नहीं है। वो सोच रहा है इससे अच्छा वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा लेता। देखिए यहाँ है, यहाँ कुछ गाली गलौज वाली लैंग्वेज है, तो उसको गाली तो हम कह नहीं सकते, गाली तो है ही नहीं, साला कोई गाली नहीं है ना। उस साले प्रेस वाले ने कुछ दिया ही नहीं, उससे अच्छा था सॉरी उससे अच्छा तो कोई ट्यूशन ही कर लेते, मर जाएं उसके साले के बाल बच्चे, ना मालूम अब क्या जी में है उल्लू के पट्टे के। यहाँ 61 रुपया तो यूं ही उधार हो गए हैं, अब बाकी 8 बाबूजी को थमा दो तो मूंगफली तक खरीदने को तरसो। अच्छी आफत है, कल अगर नहीं दिए तो साफ कह दूंगा, तू जा भाड़ में, मुझे मेरे रुपए दे, मेरे यहाँ कोई खजाना गड़ा है, तुझे क्या चिंता है, मेरे यहाँ तो अनाप शनाप चला आता है, अगर इसी तरह देने हैं तो रख ले अपनी प्रूफ रीडरी। अरे हाँ हम कुछ और करा लेंगे, है ना, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। इसके बाद जो है प्रभा इस पर हंसती है, क्योंकि देख रही है खींच रहा और ऐसा ऐसा कर रहा है। तो वहाँ से निकल करके जब अपने घर से चलता है तो सोचता है कि उससे लगता है कि पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है, देखता है तो दिवाकर रहता है, उसके साथ शिरीष भाई रहते हैं, और तो इतने खिसियाए हुए चेहरे पर भी वह एक मुस्कुराहट लाता है ना। देखिए शिरीष भाई कहते, देखिए जो बात मन और आत्मा को कष्ट दे उसे हमेशा किसी ना किसी से क्या करना चाहिए, कह देना चाहिए, इससे अपने ऊपर उसका बुरा प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा शिरीष भाई कहते हैं। ईसाइयों में पादरी के सामने अपराध स्वीकार कर लेने की परंपरा के पीछे शायद यही भावना है कि इससे मन हल्का हो जाता है। पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वो बोले, लेकिन यह मैं आपसे व्यक्तिगत बात पूछने का अनुरोध नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में चलते हैं, समर के पारिवारिक जीवन के बारे में, पति पत्नी की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में पूछते हैं, भाई कैसे तुम्हारा ज़िंदगी चल रही है, उस परिवार में तुम घुट घुट कर रहना चाहते हो, ज़बरदस्ती का जीवन जो है, ज़बरदस्ती का रिश्ता जो है निभाया नहीं जा सकता है, क्या बात है। पूछते हैं कि तुम क्या अब आप अपनी पत्नी को सचमुच प्यार करते हैं या सिर्फ पति होने से फर्ज के कारण उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने सिगरेट पीने की व्यस्तता में पूछा। मैं हकला गया। अब देखिए यहाँ पे बड़ी लाइन है, सचमुच उस क्षण मैं निर्णय नहीं कर पाया कि प्रभा के प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार है या अपने किए का पछतावा है या उसकी मजबूर स्थिति के प्रति दया भर है। मुझे कोई जवाब नहीं सूझा, फिर भी अपने को जैसे तैसे संभाल कर बताया, मैं उसी की इच्छा से पढ़ रहा हूँ, वह न होती तो शायद मैं भी न जाने कब से कहीं 100 सवा 100 का क्लर्क हो गया होता, ठीक है। उसका बड़ा मन है कि मैं खूब पढ़ूं और तब कोई अच्छी सी नौकरी करूं। मेरे लिए उसने कितनी मुसीबतें उठाई हैं शिरीष भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। अब भी सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात को 12 बजे तक पीसती है, ठीक है। तो ऐसा शिरीष भाई कहते हैं, ठीक है, मतलब समर कहता है शिरीष भाई के भाई से, ठीक है। अब पर फिर सोचा कि यह तो बात उसकी तरफ से हुई है ना, मेरे मन में उसके लिए वास्तव में भावना क्या है, इस बात का जवाब तो या नहीं है। फिर भी मेरा दिल प्रभा के लिए पसी छूटा। अपने भीतर की छटपटाहट को किन शब्दों में या किस तरह प्रकट करूं,
इस बेचैनी से मैंने शिरीष भाई की तरफ देखा। वे चुपचाप कुछ सोचते से एक एक कदम चल रहे थे। कुछ कहेंगे जरूर, या मैं जानता था शायद उसी की राह देख भी रहा था, है ना। देखिए अब क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे लिए, है ना। हाँ, आप ऐसे देखिए, कहते हैं आज की आर्थिक स्थिति में संयुक्त परिवार नहीं चल सकता। अगर चलेगा भी तो ऊपर से देखने में चाहे जो हो, लेकिन अंदर से उसमें छोटे छोटे परिवारों की कई इकाइयां बन जाएंगी। आप सोच नहीं सकते कि यह जरा सी भावुकता कितने भयंकर परिणामों को जन्म दे रही है ना। रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे सब होगा, लेकिन रहेंगे साथी। इज्जत का सवाल, अलग चूल्हा ना जलने की हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींचतान, इन सब के कारण कितनी आत्महत्याएं रोज होती हैं। इस बात को जाने भी दीजिए तो भी एक इसका परिणाम ही इतना भयंकर है कि उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। क्या उन्होंने बात को ऐसे ढंग से तोड़ा कि मुझे पूछना पड़ा। यह जानकर कि हम लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, उन्होंने बताया संयुक्त परिवार का शाब्दिक अर्थ चाहे जितना महान हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। सारा समय तो समस्याएं बनाने में या बनी बनाई समस्याओं को सुलझाने में जाता है। लड़ाई झगड़ा, खींचतान, बदला, ग्लानि सब मिलाकर वातावरण ऐसा विषैला और दम घोटू बना रहता है कि आप सांस ना ले सके। कारण आर्थिक ही है, यह आप भी जानते हैं। नतीजे में हम दो हिस्सों में बटे रहते हैं, बाहर अपनी आर्थिक लड़ाई और भीतर अपनी पारिवारिक उलझने सुलझाओ। सीधे सरल दिल दिमाग का आदमी इन्हीं झंझटों में पिस जाता है। ठीक है। इतनी देर बाद दिवाकर ने अचानक मुड़कर सवाल रखा, लेकिन यह तो स्थिति हुई, परिणाम कहाँ हुआ। मैंने बताया ना, परिणाम यही होता है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाते, अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं को सही दिशा में बढ़ाने का आपको अवसर ही नहीं मिलता, या कहें आप अपने आप को ऐसी बातों में उलझा कर थका डालते हैं कि आपका दिल दिमाग अपने सपने पूरे करने लायक ही नहीं रह जाता। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए आपके पास शक्ति बच भी कहाँ पाती है ना। हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्रेन ना आने का बहुत बड़ा कारण यह भी है। उल्टा सीधा रट रटा कर पास हो गए तो समझ लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला। जिसे रटते हैं वह खुद ही किसी की जूठन होती है। संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देने की बात तो दूर है, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाते। वहाँ भी जो कुछ जानते हैं वह किसी की उगली निगली जूठन या 50 साल पुरानी बातें। अपनी इस मजबूरी या सफलता को तब हम यह कह कर छिपाने लगते हैं कि हमें संसार के ज्ञान विज्ञान को जानने की ज़रूरत ही क्या। हम इस संसार की सबसे ज्ञानी जाति के अलंबर हैं। हमने संसार को बहुत दिया है, और यूं रूढ़िवादी बुद्धुओं की एक के बाद एक पलटन तैयार हो जाती है। अपनी बिखरी बात को समेट कर बोले, भैया मेरे सीधा सादा हल यही है कि आप अलग रहिए और घर के लिए जो जिम्मेदारी महसूस करते हैं वही पूरी कीजिए, वह पूरी कीजिए। ठीक है। अब देखिए, समर सोचता है, मैं इस व्यक्ति की विश्लेषण प्रतिभा पर चकित था। सारी बातें मेरी समझ में ऐसी आसानी में आती चली जा रही थी कि आश्चर्य हो रहा था। इतनी सीधी बात आज तक मेरी अकल में क्यों नहीं आई, है ना। आश्चर्य से सवाल पूछता है समर, लेकिन शिरीष भाई यह तो घोर स्वार्थ की बात हुई ना। माँ बाप जाने किन किन आशाओं से बच्चों को पालते पढ़ाते लिखाते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें सहारा देंगे, हारी बीमारी मदद करे, वंश को आगे बढ़ाएंगे, और बच्चे समर्थ होते ही अलग हो जाते हैं। तो यह स्वार्थ नहीं है। यूँ देखने में स्वार्थ जरूर है। मेरे सवाल से वे एक क्षण को हिचके, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व को विकास ना देकर उनको उन्नति का अवसर ना देकर अगर बाप इस सब के लिए उन्हें अपने से बांधे रखें, इसकी जगह क्या यह अच्छा नहीं है कि वो उन्हें स्वयं विकसित होने दें और आपकी इस बात को फर्ज की तरह उनके मन में उगने दें। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक दो संतानों के साथ इस तरह का संकट आता भी नहीं। संयुक्त परिवार अभिशाप बन जाता है। वहाँ जहाँ कहीं
संतान हो, कई संतान हो, आर्थिक रूप से परिवार समर्थ ना हो और आय के साधन बहुत ही कम हो। अब ऐसी जगह माँ बाप सोचते हैं कि बेटे पर मेरा हक है, और पत्नी सोचती है वह किसी का बेटा हो या ना हो उसका पति जरूर है, और उसकी कमाई पर सबसे पहला हक उसी का है। फर्ज ही अदा करना है तो अलग रहिए और अपने साथ एकाध अपने और छोटे भाई बहन को रखिए। इस तरह और अपने माँ बाप को अपने बोझ और परेशानियों से काफ़ी हल्का कर सकेंगे। साथ ही व्यवहारिक अनुभव कहता है कि इसमें संबंध भी बाद में अच्छे ही बने रहते हैं। भाई भाई अलग बाद में भी होते हैं, है ना। तो ऐसा कह रहे हैं, उनकी बातें तो ठीक ही हैं, लेकिन उससे अलग होने पर एक कांड होता है, दुर्घटना होती है और अक्सर बोलचाल भी बंद हो जाती है। माँ बाप को खुद चाहिए कि बच्चों को समर्थ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने को छोड़ दें, उनकी मदद करें। उनकी जरा सी या भावुकता की सब साथ रहें कितना नुकसान करती है, इसे वे नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकरण में अध्याय 8 में मैंने ख़त्म कर दिया है, अब कुछ नहीं है इसमें। यही बताया गया कि संयुक्त परिवार किस तरह जो है व्यक्तित्व विकास में बाधा बनता है और कैसे जो है समर का विकास जो है नहीं हो पा रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।